नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2014 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2014 के कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट ऑन पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 42 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 एक्चुअल में स्ट्रीम लीवेल प्रॉब्लम से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसमें ज्यादा डेरिवेशंस नहीं थी, ये बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन था। तो सेकंड का क्वेश्चन था, क्या है क्वेश्चन हमारा, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ओके, लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, लैम्डा आइगन वैल्यूज को। ओके, लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइगन वैल्यूज को। कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम x² d2y by dx² प्लस 2x dy by dx प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 और बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 1 इक्वल्स टू y ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। इसे हम p ऑफ लैम्डा बोल रहे हैं। Which of the following statement is true? ओके, तो अब जो ऑप्शन हमारे पास में ट्रू है वो ऑप्शन हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है there exists a lambda 0 belongs to R such that p of lambda has a non-trivial solution for any lambda greater than lambda 0। ओके, हम क्या जानते हैं कि जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो आइगन फंक्शन होता है। ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइगन फंक्शन, और आइगन फंक्शन किसी करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के लिए होता है। और ये स्ट्रीम लीवेल प्रॉब्लम्स की बेसिक होती है कि उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो रियल होंगे, काउंटेबल होंगे। ओके, काउंटेबल होंगे, रियल होंगे। अब यहाँ हमें ये तो दे दिया इसने कि ये रियल बिलोंग्स कर रहा है, मतलब अब काउंटेबल होने चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि जो लैम्डा 0 है वो बिलोंग्स कर रहा है R में। ओके, और ये जो लैम्डा है ये लैम्डा 0 से ग्रेटर देन है। तो यदि हम लैम्डा 0 को हम 0 मान लें तो हमारे पास में इंटरवल कैसा आया, लैम्डा किससे बिलोंग्स कर रहा है, R में। तो R में जो भी वैल्यूज बिलोंग्स करेंगी वो आएंगी। तो 0 टू इंफिनिटी हमारे पास में ये इंटरवल बना। और जबकि हम जानते हैं कि 0-1 इंटरवल ही कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल। दैट मींस यहाँ जो हमारे पास में लैम्डा है वो कैसे आ गए, अनकाउंटेबल, जबकि होते कैसे हैं, रियल होंगे और काउंटेबल होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड कह रहा है लैम्डा बिलोंग्स टू R, P ऑफ लैम्डा हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट मींस हमारे पास में आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस आने वाले हैं। इज ए डेंस सबसेट ऑफ R। ओके, रियल में हम पढ़ चुके कि डेंस सबसेट हमारा ये होता है, आप नेट की तैयारी कर रहे पता होगा। और बाकी हम जब रियल एनालिसिस की भी सीरीज लेकर के आएंगे तो इनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो है डेंस सबसेट ऑफ R, ये R का डेंस सबसेट भी कैसा होता है, अनकाउंटेबल जैसा। तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम ऑप्शन थर्ड की बाद में बात करेंगे। ऑप्शन 4 के ऊपर चले। ऑप्शन 4 कह रहा है there exists a lambda belongs to R such that P of lambda has two linearly independent solutions। क्या कह रहा है ये कि lambda belongs to R के लिए P of lambda कैसा है, two linearly independent solution दे रहा है। ये हम जानते हैं कि एक आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग एक आइगन फंक्शन होता है और वो केवल एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ ये कह रहा है कि एक लैम्डा के लिए हमारे पास में दो आइगन फंक्शन आ गए, एक लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास में दो आइगन फंक्शन आ गए, और वो भी कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड होगा क्योंकि एक लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग एक ही आइगन फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है।
तो ये हमारे पास में ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अब पार्ट बी का है, 3 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए, एक ऑप्शन बचा तो राइट आंसर होगा। अब उसे भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड कह रहा है फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है f जो क्लोज इंटरवल 1 to r के अंदर डिफाइन किया गया है, और यहाँ ये जो f of x है ये क्या है, नॉट इक्वल 0 है। फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 to देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन। ओके, एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, और सॉल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब हमारे पास में एक आइगन फंक्शन होगा, और आइगन फंक्शन हम किसके लिए लेते हैं, जब y ऑफ x हमारा नॉट इक्वल 0 हो। अब यहाँ हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसे u से रिप्रेजेंट किया गया, दैट मींस u हमारा नॉट इक्वल 0 है, f हमें पहले से ही नॉट इक्वल 0 दिया हुआ है, ये दो कंडीशन हमें मिल गई। फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू r, ओके, कुछ लैम्डा के लिए हमारे पास में u आ रहा है, दैट मींस u हमारा नॉट इक्वल 0 होगा, तो सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ देखो f हमारा नॉट इक्वल 0, u हमारा नॉट इक्वल 0, तो इनका जो हम मल्टीपल करेंगे वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल 0, और नॉट इक्वल 0 का यदि हम इंटीग्रेशंस कर देंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास में, इसका भी यदि हम इंटीग्रेशंस करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल 0। ओके, तो नॉट इक्वल यदि कोई फंक्शन है उसका हम 1 से 2 के ऊपर इंटीग्रेशंस कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल 0। दैट मींस ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए। तो ये क्वेश्चन स्ट्रीम लीउविल प्रॉब्लम्स की बेसिक नॉलेज के ऊपर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 46 है, लेट y r to r, ओके, y r से r पे डिफाइन है, बी डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाई द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये y r to r डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है, और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। dy by dx equals to f of y, x belongs to r, y of 0 equals to y of 1 equals to 0, where f r to r is a Lipschitz continuous function। ओके, f कैसा है, r से r पर Lipschitz continuous function है, then y of x equals to 0, ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 3 4, तो हमें ये कंडीशंस दी हुई है। f हमारा Lipschitz कंटीन्यूअस फंक्शन है r to r, और ये हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन Lipschitz कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया क्या कि ये जो f of y है ये 0 है। ओके, हमने मान लिया कि f of y क्या है, हमारा 0 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो dy by dx बनेगा वो dy by dx क्या बना, 0, और जैसे हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो y ऑफ x का मान क्या आ गया, एक कांस्टेंट। y ऑफ x का मान क्या है, हमारे पास में एक कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ यदि हम ये कंडीशंस अप्लाई करें कि x की वैल्यू 0 पे भी 0 और x की वैल्यू 1 के ऊपर भी 0, तो यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, हम जानते हैं कि आप कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है तो x की आप कोई भी वैल्यू पुट अप करो उसका मान क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब यदि ये इन दो बाउंड्री कंडीशंस को और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब y ऑफ x का मान क्या हो, 0, और 0 भी क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ हम ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो c का मान क्या है, हमारा 0 आ गया, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। ओके, तो हमने क्या लेकर के आगे कि y ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, जो r से r में डिफरेंशिएबल भी है और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, और ये f भी कैसा है, हमारा लिप्जिक कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब हम ऑप्शंस पे डिस्कस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है y ऑफ x इक्वल्स टू 0
इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू 0 1। ओके, x या तो 0 हो या 1 हो, जबकि हमने क्या देखा कि आप x की कोई भी वैल्यू r की अंदर ले सकते हैं, उसका मान क्या होगा 0, और ये केवल दो वैल्यू के लिए बोल रहा है, दैट मींस ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, y इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग, और y स्ट्राइकली इंक्रीजिंग तभी होगा जब dy by dx क्या हो हमारा ग्रेटर देन 0 हो, जबकि यहां से dy by dx का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है इक्वल में, और ये ग्रेटर देन की बात कर रहा है, दैट मींस ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। dy by dx इज अनबाउंडेड, और हमारे पास में dy by dx 0 आ रहा है, जो कि एक बाउंडेड होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारा सेकंड ऑप्शन, और ये हम जानते हैं क्या कि जो लिपजी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा बाउंडेड होगा। लिपजी जो कंडीशंस है वो क्या होगी, फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है क्वेश्चन 91। क्वेश्चन 91 है द सिस्टम ऑफ ODE dx by dt equals to 1 plus x square into y t belongs to r and dy by dt equals to minus 1 plus x square into x, और ये t है, ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा r के अंदर, और साथ में हमें कंडीशंस दी हुई है x ऑफ 0 की वैल्यू a और y ऑफ 0 की वैल्यू b। ओके, हैज ए सॉल्यूशन। अब हमारे पास में ऑप्शंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पार्ट सी का है तो एक से ज्यादा हमारे ऑप्शन राइट हो सकते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस था हमारा। यहाँ हमारे पास में वैल्यू है, दिया हुआ है हमें dx by dt equals to 1 plus x square into y, और सेकंड इक्वेशंस दी हुई है हमें dy by dt equals to minus 1 plus x square into x। अब यहाँ यदि हम देखें तो हमारे पास में x t का फंक्शन, y t का फंक्शन, और यहाँ x और y में मिक्सअप है, तो एक तो हमें इस t को हटाना है, सेकंड हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ इस t को भी हम हटा सकते हैं और इक्वेशन को भी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ देखो 1 plus x square यहाँ भी है, 1 plus x square हमारा यहाँ भी है, तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दिया, तो हमने इस t को भी हटा दिया dt, और साथ में हमने इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। dy by dx बनेगा, जैसे हम डिवाइड करेंगे dt से हमारा dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा हमारा माइनस x और यहाँ बचेगा y। ओके, अब हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, तो ये y dy प्लस x dx इक्वल्स टू 0। देखो वेरिएबल्स आर सेपरेबल, मेथड से हमने इसको सेपरेट किया, और ये dy y का कंप्लीट, dx x का कंप्लीट, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये बनेगा हमारा y स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एक कांस्टेंट हमने c मान लिया। अब यहाँ से हम इसको और आगे सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2c बनेगा, और इसको हमने एक अनदर कांस्टेंट c1 मान लिया। ओके, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आई, हमारे पास में इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट जिसको हमने c1 माना है। अब इस c1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये फाइंड हम यहाँ से करेंगे। आप ये जो वैल्यू बनेगी हमारी x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, दैट मींस ये क्या बना हमारा x ऑफ t स्क्वायर y ऑफ t स्क्वायर इक्वल्स टू c1। हमने t का मान 0 पुट अप कर दिया, t का मान 0 पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, x स्क्वायर 0 y स्क्वायर 0 इक्वल्स टू c1, और x स्क्वायर 0, x 0 का मान a है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास c1 का मान क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टी का फंक्शन है तो टी अप्लाई कर देंगे हम। इक्वल में क्या आ गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ आप टी की वैल्यू जो मर्जी आए वो रखो, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास में एक कांस्टेंट मान आ गया जो कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप फॉर ऑल टी किसमें भी लो, आप आर का कोई भी मान रखो आप, तो ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो ऑप्शंस के अंदर ये कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब ए बी हमारा 0 0 हो, जबकि हमने यहाँ जो कंडीशंस लगाई वो कांस्टेंट है। और यहाँ टी का हम कोई भी मान रखें, यहाँ हम टी का कोई भी मान रखें, ये 0 के लिए कह रहा है, हम टी का जो भी मान रखेंगे उसके लिए हमारे पास में सॉल्यूशन होगा। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड कह रहा है फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। ओके, ए बी आर क्रॉस आर का कोई भी मान हो सकता है। ओके, राइट, ए और बी आप आर क्रॉस आर की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू है, उसके लिए ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। सच दैट एक्स स्क्वायर टी फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, ये इसी का यहाँ सॉल्यूशन बता दिया। ऑप्शन 4 कह रहा है सच दैट एक्स स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर टी टेंड्स टू इन्फिनिटिव एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और कंडीशंस भी हमें दी हुई है a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ हमें t टेंड्स टू इन्फिनिटिव अब अप्लाई करेंगे। इक्वल में क्या है, कांस्टेंट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या आप t का मान कुछ भी रखो, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो ये कह रहा है कि ये इंफिनिटिव होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ a 0 से ग्रेटर, b 0 से ग्रेटर दे रखा है, हमने a बराबर 1 और b बराबर 1 मान लिया, जो दोनों ही 0 से ग्रेटर देन है। और यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे राइट आंसर है इसके ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 92। लेट y r to r be a solution of the ODE d2y by dx square minus y equals to e की पावर माइनस x, x belongs to r, और हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है y of 0 equals to dy by dx 0 equals to 0। देन ऑप्शंस है हमारे पास में। तो पहले हम इस ODE को सॉल्व करें, उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से दी हुई है d2y by dx स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। ओके, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है, और इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे CF और PI, इसके हम कंप्लीट मेथड, जो भी इसमें मेथड अप्लाई होते हैं उसकी हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है BSc डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। अब वहां देख के इनको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम इसका CF अलग से फाइंड करते हैं और इसका PI हम अलग से फाइंड करते हैं। तो पहले हम इसका CF निकालेंगे। तो इसका जो CF बनेगा, CF के लिए हम क्या करते हैं, CF के लिए हम m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे। ओके, क्या बनेगा यह हमारा, ये हमारा बन जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टू 0। और फिर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस मानते हैं, तो हम m कन्वर्ट करके और y को हटा देते हैं। तो यहाँ से m का मान क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस 1। ओके, m की वैल्यू क्या आएगी हमारी, प्लस माइनस 1। और इसके लिए जो हमारे पास में इसका CF बनेगा वो बनेगा C1 e की पावर x का है तो x, C2 e की पावर माइनस x। ओके, ये आ गया हमारे पास इसका CF। अब हम इसकी PI की बात करें तो PI बनता है हमारा 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस 1 e टू पावर माइनस x। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में
डी प्लस वन अपॉन में डी माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स। ओके, इस डी माइनस वन को हमने इसलिए बाहर किया क्योंकि जैसे ही हम एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन यहाँ ओके यहाँ माइनस है, तो यहाँ आप इस प्लस को बाहर कर दो, माइनस को अंदर रहने दो। जैसे हम इस x की वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो ये हमारा जीरो बनेगा, नीचे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 1/2 1 अपॉन में d प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स। और इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो इसकी जितनी पावर होती है वो x की पावर होगी। तो माइनस 1/2 x की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला। इसकी जितनी पावर होगी, इसकी जो पावर होगी वो x की पावर में अपॉन में फैक्टोरियल में वो वैल्यू, और ये e की पावर माइनस एक्स एज इट इज। तो हमारे पास में वैल्यू बनी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, माइनस x e की पावर माइनस एक्स बाई 2। ये हमारा pi आ गया, ये हमारा cf आ गया। तो हमारे पास y ऑफ x की जो वैल्यू आई, y ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास में c1 e की पावर x, c2 e की पावर माइनस x माइनस x e की पावर माइनस x बाई 2। ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम इसकी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है हमें y के ऊपर और dy by के ऊपर, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया। dy by dx बना हमारा यहाँ से c1 e की पावर x, ये बनेगा माइनस का c2 e की पावर माइनस x। और यहाँ हमारे पास में फर्स्ट सेकंड मान की इसका हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का बनेगा हमारा 1, तो माइनस का e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इस e की पावर माइनस एक्स का होगा तो माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस हमारे प्लस होंगे, x e की पावर माइनस एक्स बाई 2। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें तो हमें बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके, जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे y का मान 0, तो ये बना हमारा c1 प्लस c2, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, x मल्टीपल में आ रहा है। और यहाँ से हम इसकी बाउंड्री कंडीशन भी 0 पे 0 है, तो dy बाई डी 0 dx 0 के ऊपर इसका जो मान 0 इंप्लाइज करके ये हमारा 0, यहाँ से c1, यहाँ से माइनस c2, और यहाँ से इसका मान हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ये हमारा इक्वल में 0। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 2c1 माइनस 2c2 इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ माइनस का 2c2 है, यहाँ प्लस का c2 है, इसे हम 2 से मल्टीपल करके ऐड कर दें, 2 से मल्टीपल करके ऐड करें तो c2 से c2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2c1 और ये 2c1 बनेंगे हमारे पास में 4c1 इक्वल में 0 है, 0 रहेगा, ऐड करेंगे तो 1। तो हमारे पास में c1 का मान आ गया 1/4 और c1 का मान 1/4 है तो c2 का मान क्या आ जाएगा हमारा, c2 का आ जाएगा माइनस का 1/4। तो हमारे पास y ऑफ x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास में c1 का मान 1/4 e की पावर x माइनस 1/4 e की पावर माइनस x माइनस x e की पावर माइनस x बाई 2, ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। y अटेन्स इट्स मिनिमम ऑन r, मिनिमम्स r के ऊपर इसकी वैल्यू होगी, तो यहां से हम y की ये वैल्यू है, इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी dy बाई dx की जो वैल्यू थी हमारे पास में, यहां से हम वैल्यू पुट अप करें तो हमारे पास dy बाई dx का जो मान है ये है हमारे पास में c1 का मान 1/4, तो e की पावर x बाई 4 माइनस 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 प्लस होगा 1/4 e की पावर माइनस x
यहां से हमारे पास में वैल्यू बनेगी माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ये बन गया हमारे पास में x ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। ये हमारे पास में dy बाई dx की वैल्यू है, और यहाँ देखो dy बाई x जीरो के ऊपर इसका मान जीरो दिया हुआ है, तो यहां से हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है कंडीशन जीरो, इसका मतलब x इक्वल्स टू जीरो, x का मान हमने जीरो पुटअप किया तो हमारे पास में dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। ओके, हम वैल्यू निकालते हैं x की, तो क्या करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इक्वल में जीरो रख के हम x का मान निकालते हैं। हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ हमें ये स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है dy बाई dx जीरो, किस पे, x का मान जीरो। तो x इक्वल्स टू जीरो पे हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, d2 बाई dx स्क्वायर चाहिए, और ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है d2 बाई dx स्क्वायर का मान क्या है, e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वाई। अब जैसे हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y का मान भी जीरो है, y का मान हमारा जीरो, तो ये e की पावर माइनस जीरो का मान क्या बनेगा, वन प्लस जीरो, जो कि क्या है, जीरो से ग्रेटर देन जीरो है। ये वन प्लस जीरो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ d2 बाई dx स्क्वायर इस क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, तो ये y अटेंस करेगा मिनिमम किसके ऊपर, r पर। ओके, y इज बाउंडेड ऑन r, y इज बाउंडेड ऑन r, तो y r के ऊपर बाउंडेड है, तो हम लिमिट अप्लाई करें और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो यहां जो हमारे पास में y की वैल्यू है, y की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटिव बिलोंग्स टू r। अब यहां हमारे पास में ये वैल्यू है r पे, तो y इज बाउंडेड ऑन r। अब देखो यहाँ यदि हम x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जैसे माइनस इन्फिनिटिव करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, e की पावर इन्फिनिटिव, और e की पावर इन्फिनिटिव का मान इन्फिनिटिव होता है, ये जीरो बन जाएगा, ये भी हमारा इन्फिनिटिव होगा, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, इन्फिनिटिव। ओके, जैसे हमने x टेंड्स टू इन्फिनिटिव किया तो y हमारा क्या बना, इन्फिनिटिव, और जैसे हमने x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव रखा तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव पर तो ये इन्फिनिटिव बनेगा, ये इन्फिनिटिव बन जाएगा, और हमें प्लस इन्फिनिटिव लेंगे तो उसके ऊपर ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास में फाइनली वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू इन्फिनिटिव आ रही है। ओके, अब एक का मान भी यदि इन्फिनिटिव आ जाता है, बाउंडेड का मतलब ये होता है कि हमारा ये कोई भी फंक्शन y है, ये माइनस के और k के बीच में बाउंडेड हो जाए, दैट मींस मॉड y लेस एंड इक्वल k। ऊपर से और नीचे से हमारे पास में किसी एक फाइनाइट वैल्यू से बाउंड होना चाहिए, तो ये हमारे पास में बाउंडेड है। अब ये लेस एंड इक्वल आ जाए या ओनली लेस देन आ जाए, बट यहाँ हमारा दोनों में ही इंफिनिटी आ रहा है, दैट मींस ना तो ये ऊपर से बाउंडेड है ना ही नीचे से बाउंडेड है, इसका मतलब ये हमारा अनबाउंडेड फंक्शन होगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब हम ऑप्शन थर्ड की बात करें, ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, ऑप्शन थर्ड कह रहा है हमारा कि आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालिए। तो y ऑफ x को हमने e की पावर माइनस एक्स से मल्टीपल किया, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने माइनस एक्स से किया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ 1/4 बचा, ये बनेगा माइनस का 1/4 e की पावर माइनस 2x, ये बनेगा माइनस x e की पावर माइनस 2x/2। अब हम यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे,
तो ये हमारा 1/4 बनेगा, 1/4। ये हमारा e की पावर माइनस इंफिनिटी का मान 0, तो ये हमारा 0 बनेगा। यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा 0 बन रहा है, ये इंफिनिटी, फाइनली इसका मान 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास में 0 वैल्यू आएगी। तो हमारे पास इसका मान क्या आया, 1/4। ओके, तो इसका मान 1/4 है। और e की पावर x y ऑफ x के ऊपर इसका मान, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x y ऑफ x इक्वल्स टू, e की पावर x से हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1/4 e की पावर 2x। ओके, आगे देखना ही नहीं हमें, यहाँ हमारे पास में e की पावर 2x आ गया। अब हम इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो ये हमेशा इन्फिनिटी बनेगा। अब इसमें हम कुछ भी माइनस प्लस करें आगे टर्म्स, इसका मान इन्फिनिटी आएगा, जबकि हमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, 1/4। तो इसका जो ऑप्शन 4 और ऑप्शन सेकंड हमारे डिस्कार्ड हो गए, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड हमारे इसके राइट आंसर हो गए। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा है, लेट p q बी कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, p और q कैसे है, कंटिन्यूअस है, रियल है, वैल्यूड फंक्शन है, किसमें, -1 और 1 क्लोज इंटरवल के अंदर। एंड ये जो u i है, ये -1 और 1 के अंदर, जो कि r के ऊपर टेंस कर रहा है, और i की जो वैल्यू है वो 1 और 2, इसका मतलब u1 और u2 बी सॉल्यूशन ऑफ द इस ODE। ओके, इस ODE के u1 और u2 सॉल्यूशन है, क्या है हमारे पास में, d2u/dx² प्लस p of x du/dx प्लस q of x u इक्वल्स टू 0। और ये जो x है ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा -1 to 1 क्लोज इंटरवल सेटिस्फाइंग u1 is greater and equal 0, u2 is less and equal 0, and u1 0 equals to u2 0 equals to 0। ओके, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट w, ओके, w किसको डिनोट कर रहा है, w रोस्कियन को, और रोस्कियन भी किसका, u1 एंड u2 का। देन अब इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस में भी काफी आ चुके, तो ये हमें पता है क्या, कि यदि रोस्कियन जिस इंटरवल में ये डिफाइंड है उस इंटरवल के किसी एक वैल्यू के ऊपर भी यदि 0 बन जाता है तो वो कंप्लीट के ऊपर क्या बनेगा, 0। अब यहाँ u1 और u2 हमारा 0 के ऊपर बिलोंग, 0 आ गया, और 0 इस -1 और 1 इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब कंप्लीट wx हमारा क्या होगा, 0, जहां x हमारा -1 और 1 में बिलोंग्स करेगा। तो ये रूल हम जानते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन थर्ड wx इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 राइट आंसर होगा। और ये नॉट इक्वल 0 है, इसके अंदर ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, अब हम फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस की बात करें कि u1 u2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, तो पहले इसको मेथड वाइज समझ लेते हैं, उसके बाद में इस लाइन को भी आप रिमेंबर कर लेंगे कि यदि wx का मान 0 आता है तो सॉल्यूशन डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट। पहले से सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है wx इक्वल्स टू 0, और wx हम क्या मानते हैं, एक डिटरमिनेंट लेते हैं। इसके सॉल्यूशंस क्या है, u1 और u2, u2, और यहाँ इनके डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, और इनके मान क्या है हमारे पास में, 0। इन्हें हम सॉल्व करें तो u1 u2 डैश माइनस u1 डैश u2 इक्वल्स टू 0। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को ये वैल्यू आएगी हमारे पास में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, u1 u2 डैश इक्वल्स टू u1 डैश u2। अब ये इसके नीचे आएगा तो इंप्लाइज करके u1 अपॉन में u1 डैश। ओके, यहाँ u1 डैश अपॉन में u1 इक्वल में हमने इस u1 को इधर और u2 को इधर भेजा,
तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये क्या बनेगा हमारे पास में log u1 इक्वल्स टू log u2 प्लस एक कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट भी किस में मान लिया, c में, log के अंदर। अब यहां से log हम हटाएंगे तो क्या आएगा, u1 इक्वल्स टू cu2। ओके, अब देखो u1 और u2, हम u2 को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीपल करके क्या ला सकते हैं, u1। इसी प्रकार हम u1 से u2, u2 से u1 ला सकते हैं। तो ये एक दूसरे पर क्या हुए, डिपेंडेंट हुए, एक दूसरे पर क्या हुए, डिपेंडेंट। यदि हम u1 और u2 से किसी भी कांस्टेंट को मल्टीपल करके नहीं ला सकते तो वो फ्री हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमारे पास में u1 और u2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो ये आप याद रखोगे क्या, यदि किसी रोस्कियन का मान 0 आता है तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सेकंड बात, उसका कंप्लीट इंटरवल के अंदर मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहां हमारे पास में लीनियरली डिपेंडेंट ऑप्शन सेकंड है, तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड थे। ये थे हमारे दिसंबर 2014 के आए हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज आने वाले टाइम पर भी लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।